धन्यवाद। माननीय श्री पानाचंद मेघवाल। आज राजस्थान विधानसभा में केंद्र सरकार द्वारा पारित जो 3 विधेयक हैं उनमें संशोधन के लिए सुबह से जो डिबेट चल रही है, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, जिस प्रकार से किसानों के प्रति हमदर्दी यहाँ पर दिखाई जा रही है, लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस देश में आज़ादी के पहले किसानों की क्या दुर्दशा थी, किसान की क्या परिभाषा थी, और आज़ादी के इन 70 दशकों में किसान की क्या स्तर क्या हुआ है। आज़ादी के पहले जो कृषि की और किसान की जो वृद्धि दर थी वह 0.5% थी, लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, या उसके बाद जितने प्रधानमंत्री रहे, चाहे अटल बिहारी जी वाजपेयी की बात करो या एच.डी. देवगौड़ा की बात करो, नरसिंह राव जी की बात करो, जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं देश के साथ साथ किसानों के भले के बारे में सोचने का प्रयास किया। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 2014 के बाद से इस देश के 130 करोड़ लोगों को भ्रमित करने के लिए, मुंगेरी लाल के सपने दिखाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपने दिखाए कि 2014 में एक विकास नाम का बच्चा पैदा किया था, और उस विकास के को लेकर पूरे देश में जिस प्रकार का ढिंढोरा पिटा गया, लेकिन 6 साल हो चुके हैं। 6 साल बच्चा पैदा होता है, स्कूल में जाने लग जाता है, लेकिन वो विकास नाम का बच्चा पोलियोग्रस्त होकर किस प्रदेश के स्कूल में पढ़ रहा है किसको पता नहीं है। मुंगेरी लाल के सपने दिखाने वाले जन धन खाता योजना लेकर आए, आज कितने खाते चालू है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहूंगा, किसानों की आय दोगुनी होगी और ये विधेयक लाकर किसानों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हो आप। डीजल पेट्रोल के भावों पर जिस प्रकार का भाषण आप 2014 के पहले दिया करते थे, केंद्र सरकार के को कोसा करते थे, देश के प्रधानमंत्री को कोसा करते थे, लेकिन 2014 के बाद डीजल और पेट्रोल के भाव है वो आपसे और हमसे छिपे हुए नहीं। उस पर क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री महोदय? डॉलर की जब रेट बढ़ती थी तो कहते थे कि सोनिया गांधी की उम्र बढ़ रही है तो डॉलर की रेट बढ़ेगी। आज उस डॉलर पे प्रधानमंत्री महोदय क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कुछ पीछे ले जाना चाहूंगा कि इस देश को आज जिस स्थिति पे है उसको स्थापित करने वाली कांग्रेस पार्टी है। चाहे वो हरित क्रांति की बात हो, जिस देश में खाने के लिए गेहूं पैदा नहीं होता था, लोग गेहूं के लिए तरसते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री की देन है कि आज हिंदुस्तान गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया और विदेशों को निर्यात करने लग गया। संचार क्रांति लाए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसका विरोध किया और आज उस संचार क्रांति के माध्यम से पूरे देश को नहीं पूरे वर्ल्ड को जोड़ने का काम किया। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की देन है। नरेगा योजना के माध्यम पे जिस प्रकार से आपने बड़े बड़े भाषण दिए कि नरेगा लाकर कांग्रेस ने अपनी कामयाबी को छुपाने का काम किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके 2014 के बजट भाषण में उस नरेगा योजना में दुगना बजट करके और उस योजना की सराहना करनी पड़ी। क्या ये अगर कांग्रेस की असफलता का प्रतीक होता तो उसको बंद करना चाहिए था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो बैंकों के माध्यम से किसान को क्रेडिट कार्ड योजना चालू की गई, ये किसकी देन है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने करके और इस देश में पूरी बैंकों का एकीकरण करके किसानों को, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में बात हो या कृषि के क्षेत्र में बात हो या शिक्षा के क्षेत्र में बात हो, इस विधेयक के माध्यम से लोगों को सहायता मिलने का प्रयास किया गया। जमींदारी फर्ता किसान की भाषा बोल रहे हो तो 5 एकड़ के ऊपर किसी की अगर जमीन हो गई 5 एकड़ तो उसको नीलामी नहीं किया जाएगा या उसको ऐसा नहीं किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में 70% लोग जो किसान हैं वो केवल 5 एकड़ की परिधि के अंदर आते हैं। 30% लोग होंगे जो बड़े बड़े लोग होंगे, उन 5 एकड़ के काश्तकारों के बारे में आपने सोचा नहीं है। आप कर रहे हो कि मंडियों को बंद करके पूरे देश में फसल बेचने जाएगा। 5 एकड़ की जमीन में जो पैदा होती है, क्या वो किसान उसको एक ट्रैक्टर को लेकर कल लंदन जाएगा?
या अमेरिका जाएगा या बंबई जाएगा या दिल्ली जाएगा, उसको अपने पास के पास में जो मार्केट होगा, चाहे व्यापारी होगा या मंडी होगा, उसके पास में जाकर उसको ये करना पड़ेगा। आपने जो संशोधन विधेयक लाए हैं, जो भारत सरकार ने जो विधेयक पास किया है कि काश्तकार अपनी फसल बोने से पहले उसका भाव निर्धारित कर देगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, कृषि योजना में के तहत जब किसान अपनी फसल को घर से या खेत से भरकर मंडी लाता है, रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो सरकार की जिम्मेदारी होती है और उसको आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन क्या इसमें कहीं ये लिखा हुआ है कि जब किसान अपनी फसल को लेकर जब प्राइवेट कंपनी के पास बेचने जाएगा, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उसको कोई आर्थिक रूप से मदद करने का कई प्रयास किया जाएगा? मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी निवेदन करना चाहूंगा और ईश्वर से कामना करना चाहूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे। जो काला कानून किसानों की आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करके बनाया गया है, या जो अडानी और अंबानी को इस देश की अर्थव्यवस्था पर काबिज करने के लिए स्थापित किया गया है, क्योंकि इस देश में 2014 के बाद हम लोगों ने देखा है कि जिस प्रकार से बीएसएनएल जो इस देश की संचार क्रांति थी, उस संचार क्रांति की स्थिति क्या है, वो वेंटिलेटर पर लगी हुई है। और अडानी और अंबानी की जियो, आज पूरे देश में इन्होंने सपना दिखाया था कि जियो की फ्री सिम दी, 6 महीने तक उनको फ्री चलाने दिया, और आज जियो का जो रिचार्ज है वो 599 699 होता है। यही बिल आज जिस प्रकार का सपना किसानों को दिखाया जा रहा है कि उसको उसकी फसल का 2 गुना दिया जाएगा, 3 गुना दिया जाएगा, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उस किसान की दशा और दिशा जो होगी वो आप और हमसे छिपी हुई नहीं होगी। केवल हम भाषण दे सकते हैं, उनकी हमदर्दी उनके प्रति अर्पित कर सकते हैं, लेकिन सत्यता को जानना होगा। सत्ता आती है और सत्ता जाती है। कल आप इधर थे, हम उधर थे, आज हम इधर है, आप उधर हो। कल दिल्ली में हम थे, आज दिल्ली में आप हो। लेकिन हमें अपने जमीर को और हमारे ईमान को और नीति को समझना होगा कि हम जो कानून बना रहे हैं वो वास्तव में किसानों के हित में है या अहित में है। केवल 4-5 लोगों को इस देश की पूंजी पर काबिज करने के लिए आज आपने एयरपोर्ट पे भेज दिया। एक एयरपोर्ट आपने पिछले 6 साल में बनाया तो बताओ। आपने रेलवे भेज दिया, आपने कोई नई ट्रेनें चलाई हो तो बताओ। आपने ना आईआईटी बनाई, ना आपने मेडिकल कॉलेज बनाए, ना चिकित्सा के क्षेत्र में आपने कोई काम किया। केवल आपने काम किया तो बेचने का काम किया, ताकि ये पूंजीपति जो 15 लोग हैं जो इस देश पर शासन व्यवस्था करना चाहते हैं, और मोदी जी और उनकी जो पूरी कैबिनेट, चाहे वो आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो, उसके इशारे पर काम कर रहे हैं। जो अडानी और अंबानी कहता है वही आप लोग करते हैं, चाहे वो कानून कैसा भी हो। इसलिए मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से जो आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य गहलोत जी ने और हमारे कृषि मंत्री सम्मान्य कटारिया जी ने और हमारे संसदीय मंत्री सम्मान्य धारीवाल साहब ने पूरा मंथन करके जिस प्रकार का विधेयक आज राजस्थान की विधानसभा के पटल पर रख रहे हैं, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। और कोरोना की बात कर रहे हैं ये लोग। राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान की जनता ने 25 सांसद दिल्ली में भेजे हैं। राजस्थान का हिस्सा, चाहे वो जीएसटी हो या जो हिस्सा भारत सरकार की आय से राजस्थान सरकार को मिलना चाहिए था, उन 25 सांसदों ने एक जबान आज तक नहीं खोली। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने वित्तीय संसाधन सीमित होने के बाद भी, हमारे चिकित्सा मंत्री सम्मान्य रघु शर्मा जी ने वित्तीय संसाधन कम होने के बाद भी जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में कोरोना पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, और जिसकी प्रशंसा पूरे देश में नहीं पूरे विदेश तक हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को करनी पड़ी। तो जिस प्रकार का व्यवस्था राजस्थान में कोरोना के लिए की गई, उस आपसे हमसे चुप नहीं। चाहे उसमें भामाशाहों की बात करो, सरकारी कर्मचारियों की बात करो, आईएएस आईपीएस की बात करो, सामाजिक संस्थाओं की बात करो या राजनीतिक दलों की बात करो, सब लोगों ने जो बढ़ चढ़कर भाग लिया उसी की परिणति है कि कोरोना के लिए राजस्थान को सब जगह शाबाशी मिली। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री राजकुमार गौड़। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संरक्षण और सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 कृषि